हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं योगेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। तो आज आप जो सीखने वाले हो, समझने वाले हो, वो हो हाउ टू बिल्ड ए कैपेबल टीम पार्ट टू मतलब जो पार्ट वन था उसमें मैंने आपको थ्योरिकल समझाया था कि एक टीम को बिल्ड करते टाइम आपको किन किन क्रिटिकल पॉइंट्सों का ध्यान रखना है। ठीक है, आज मैं उस कैपेबल टीम को प्रैक्टिकली आपके सामने बनाऊंगा और आप समझोगे कि एक पावरफुल टीम कैसे बिल्ड करते हैं। अब ये टीम जो होती है, ये अगर आप बिजनेसमैन हो, आप कोई छोटा मोटा स्टार्टअप करते हो, तो आपके साथ भी एक टीम काम करती है। और कुछ अच्छे प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कंपनीज में बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें जो लीडर्स होता है उसको एक टीम के साथ काम करना होता है। जैसे मान लो कोई मैनेजर होता है, उसको एक छोटी सी टीम मिली हुई होती है। कोई सुपरवाइज़र होता है, उसको एक टीम मिली हुई होती है। तो इन बंदों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा इसको समझना कि एक पावरफुल टीम हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं जो कि हमें सपोर्ट करे और हम जो जिस लक्ष्य की साइड आगे बढ़ रहे हैं या जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छे से रिजल्ट को अचीव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल बनाना कि एक पावरफुल टीम को हम कैसे बनाते हैं। चलिए, ये देखो, ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिख रहा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी कि एक कंप्लीटली एक फ्रेमवर्क है जिसको फॉलो करते करते आपको एक टीम को बिल्ड करना है। क्या करना है? एक टीम बिल्ड करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस पे चलते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई टीम बिल्ड करते हैं, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, टीम बिल्ड करने से पहले ये पता जरूर होना चाहिए कि हम जो टीम बिल्ड कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। टीम हम क्यों बिल्ड कर रहे हैं और इस टीम को हम किस लक्ष्य को अचीव करने के लिए लगाने वाले हैं, या किस काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए, या किस काम को कंप्लीट अच्छे से करने के लिए तैयार करने वाले हैं। अब सबसे पहला आता है, मैं बात ले लेता हूँ एक कंपनी की, यानी कि एक छोटा सा स्टार्टअप है। अब छोटे से स्टार्टअप में बंदों को जो है ना, जो भी कंपनी का ओनर होता है उसको एक टीम की ज़रूरत होती है। लाइक भाई, प्रोडक्शन की टीम अलग होगी, सेल्स की टीम अलग होगी, मार्केटिंग्स की अलग होगी, अकाउंट्स की अलग होगी, है ना, स्टोर की अलग होगी। इस तरीके से जो कंपनीज होती है ना, वो छोटे छोटे डिपार्टमेंटों में बटी हुई होती है। अब ये जो कंपनी जो होती है, जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बटी हुई होती है, इनमें भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर डिपार्टमेंट की बिल्कुल अलग होती है। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टोर से मैच नहीं करेगी, प्रोडक्शन से मैच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो यहाँ के जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, वो भी अलग होती है। हर डिपार्टमेंट की एक क्रिटिकलाइजेशन होती है, एक क्रिटिकल अगर मैं बात करूं जॉब होती है कि भाई उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर वो बिगड़ गई तो पूरा डिपार्टमेंट ही बेकार है। एटलीस्ट अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में अगर हिसाब किताब ही सही नहीं आ रहा, बार बार एरर आ रहा है, बार बार कुछ मिसिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है चीज़ों को, है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। या प्रोडक्शन में मान लो कि प्रॉपर आउटपुट उतनी नहीं निकल रही जितनी हम इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट नहीं निकल रही, बीच में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रहा है। एटलीस्ट हम 100 रुपये का माल डालते हैं और पता लगा जी 75 रुपये का ही बाहर निकला है, आगे से 25 रुपये की स्क्रैप हो गई, रिजेक्शन हो गई, डिफेक्टेड पीस निकल गए। तो वो जो क्रिटिकल कंडीशन होती है ना, जो भी क्रिटिकल कंडीशन होती है किसी डिपार्टमेंट की, वो आपको यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले क्या समझना है, हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नेम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। मतलब आप चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो या आप किसी टीम के हेड हो, आपको क्या लिखना है, आपको 5 क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स के नाम या कोई क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम यहाँ पे लिख देने हैं नीचे। ठीक है, इस फॉर्मेट में, जैसे जहाँ पे मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग लिखा हुआ है वहाँ पे आप कोई भी डिपार्टमेंट के नाम लिख देना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है, नेम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डिपार्टमेंट, यानी कि आपके हिसाब से जो भी क्रिटिकल डिपार्टमेंट हो।
हो सकता है भाई आपके हिसाब से अकाउंट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है बिलिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, या हो सकता है सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत ज़्यादा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, स्टोर क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे सोने चांदी की चीज़ें रखी जाती है वहाँ पे स्टोर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना, क्योंकि बहुत कीमती माल होता है। तो आपको देखो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल डिपार्टमेंट कौन से हैं, उनके यहाँ पे नाम लिख दो, 1 2 3 4 5 जो भी आपके डिपार्टमेंट हो उन सबके नाम यहाँ पे लिख देने हैं आपको। और ये जो फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए एक ही होगा या एक बंदे के लिए एक ही होगा। अब कैसे, वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ दूसरी साइड में मैंने क्या लिखा हुआ है, दूसरी साइड में मैंने लिखा हुआ है नोट डाउन द मोस्ट क्रिटिकल 5 एक्टिविटीज। दूसरे उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका बंदा है या जो भी आपकी मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है, यानी कि जो भी आप काम चाहते हैं उस डिपार्टमेंट से या पर्टिकुलर उस बंदे से, जो भी आप 5 काम चाहते हैं जिसके बिना आपका बार बार नुकसान हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी हो रहा है A to Z, वो 5 के 5 काम, वो 5 की 5 एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ये करना है आपको, प्रैक्टिकली करना है, क्योंकि एटलीस्ट मैंने किया है तो आपको भी करना होगा, तभी आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी कि हम एक पावरफुल टीम को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन द मोस्ट क्रिटिकल 5 एक्टिविटी मतलब जो एक्शनेबल चीज़ है, जो करनी होती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो आप यहाँ लिख दोगे नीचे 5। अच्छा, दूसरी डिपार्टमेंट दैट परफॉर्म, जो डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे आपको लिख देनी। जैसे मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखा। जैसे मुझको लगता है कि कंपनी में जो मेरी अगर मैं बात करूँ तो सेल्स एंड मार्केटिंग काफ़ी क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है। आपके हिसाब से वो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। जिसको भी आप जिसके लिए भी आप टीम तैयार कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए या जिस काम के लिए आप टीम तैयार कर रहे हैं ना, वो डिपार्टमेंट यहाँ पे लिख लीजिए। अब सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने लिखा कंडक्ट 3 मीटिंग पर डे, मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, वो होगा कि भाई एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 3 मीटिंग तो उसको करनी है, जो भी बंदा इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, यानी कि मेरी टीम में जो काम करेगा, मेरा उससे मानना है कि भाई उस बच्चे को, जो भी बंदा यहाँ पे आएगा इस डिपार्टमेंट में काम करेगा, उसको 3 मीटिंग तो डेली करनी है। उसके बाद मैंने लिख दिया उसको 10 कॉल डेली करनी है, यानी कि 3 मीटिंग 10 कॉल, 3 मीटिंग करनी है, 10 कॉल पर डे उसको करनी है, वो नए क्लाइंट्स के साथ करनी है उसको। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट लिख दिया मेंटेन डेटा ऑफ ओल्ड क्लाइंट्स, यानी कि इस डिपार्टमेंट का जो मेन क्रिटिकल काम है वो ये भी है कि भाई डेटा, ओल्ड जितने भी क्लाइंट्स थे हमारे, जितने भी पुराने क्लाइंट्स थे, उनका डेटा भी मेंटेन रखना है। ये इस डिपार्टमेंट का तीसरा सबसे बड़ा काम हो गया। चौथा बड़ा काम हो गया नर्चर ओल्ड क्लाइंट्स, मतलब उन क्लाइंट्सों को भी नर्चर करना जो पुराने हैं। ठीक है, उनसे फॉलोअप लेना, बात करना, उनकी नर्चरिंग करना, उनसे समझना कि जी अगर आप काम नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते, इस तरीके से। उसके बाद जो 5वां क्रिटिकल पॉइंट आता है वो आता है एक्सीलेंस, प्रोवाइड एक्सीलेंस कस्टमर सर्विसेज, मतलब जो कस्टमर को जो सर्विसेज जा रही है उसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कस्टमर्स को क्या चल रहा है, सर्विस प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है। इस तरीके से हमने क्या करा, यहाँ पे 5 मेन एक्टिविटी लिख दी, क्रिटिकल एक्टिविटी, कि भाई ये डिपार्टमेंट में जो भी बंदा काम करेगा सेल्स एंड मार्केटिंग, और सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए 5 एक्टिविटी। ये क्या थी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट, ठीक है, चूज कर लिया। डिपार्टमेंट के बाद उस डिपार्टमेंट की 5 मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब ये 2 पिक्चर आपको क्लियर होगी, डिपार्टमेंट और एक्टिविटी, ये पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने के बाद हम चलते हैं कैपेबिलिटी एनालिसिस। कैपेबिलिटी मतलब योग्यता। अब हमने ये समझ लिया कि भाई ये काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ये डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट का ये काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, यहाँ तक हमारी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हम किस चीज़ पे चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे हम कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब योग्यता का एनालिसिस करेंगे
तो योग्यता कैसे एनालिसिस करेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टीम है, हो सकता है हमारी टीम में 10 बंदे हो, 20 बंदे हो, जो क्वालिटी सुपरवाइजर होगा उसके पास भी टीम होगी, अगर कोई मैनेजर होगा तो उसके पास भी टीम होगी, अगर मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी की बात करूं तो उसके पास भी टीम होगी। तो अब उनकी क्या करते हैं हम, अब उनकी कैपेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, कैपेबिलिटी एनालिसिस। अब कैपेबिलिटी एनालिसिस कैसे होगी, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, राइट डाउन द नेम ऑफ 5 टीम मेंबर्स। आपको क्या करना है, 5 ऐसे लोगों को चूज करना है जो आपको लगता हो कि इस डिपार्टमेंट के लिए या इस रोल के लिए या इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए परफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो 5 मेंबर्स का नाम लिखना है, वो यू वांट टू द कंसाइडर फॉर परफॉर्मिंग द अबव मेंशन्ड क्रिटिकल एक्टिविटीज, है ना, दैट विल टेक द डिपार्टमेंट एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपको लगता है कि भाई इस डिपार्टमेंट में, मान लो सपोज आपके पास 50 बंदे हैं, ठीक है, अब 50 बंदों में से सेल्स के लिए आपने एक अलग टीम बनाई हुई है जिसमें टोटली 15 बंदे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5 बंदे चूज करने हैं, 5 बंदे चूज करने हैं, और वो 5 बंदे यहाँ पे रख के देखने हैं, आपको रख के देखना है और समझना है कि क्या ये जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिस डिपार्टमेंट को, क्या ये उसके लायक है, क्या इनकी योग्यता है कि भाई ये इस मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है, उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैपेबिलिटी चेक करेंगे। अब सपोज मान लो आपने नोट डाउन कर लिया, नंबर 1 पे आपने अरुण, नंबर 2 पे शिवा, फिर 3 पे मनीष, दीपक, अजय, इस तरीके से आपने 5 बंदे चूज कर लिए। अब 5 बंदे चूज करने के बाद अब क्या पॉइंट्स आता है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आता है वो आता है पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस। पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है मतलब संभावनाएं, या अगर मैं बात करूं कि बंदा कितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है आपके नज़रिए से। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनको आप देखते होंगे काम में हमेशा एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है उनकी ग्रोथ करने की, तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, पोटेंशियल क्या है उनकी और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस क्या होती है कि उसने पीछे कैसा काम किया, पीछे मतलब एटलीस्ट अगर वो आपके साथ 3 साल से काम कर रहा है तो उसकी 3 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही, उसकी अटेंडेंस कैसी रही, है ना, कितना टाइम वो काम करता है, टाइम से आता है नहीं आता है, रिस्पेक्ट कितनी करता है। दूसरी चीज़, उसके काम में कुछ नया इनोवेट भी होता है, कुछ क्रिएटेड भी होता है, कुछ जो भी एक मतलब बहुत सारी परफॉर्मेंस के आधार पर आप ये पूरा डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस, ये 2 चीज़ें चेक कर दी है, जिससे हमें समझ में आएगा कि भाई कौन सा बंदा इस डिपार्टमेंट के लायक है, जो इन 5 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या इन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को अच्छे से निभा सकता है, अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ऑन ए स्केल ऑफ 10 आउट ऑफ 10, मतलब 1 of 10 एक्सेस इज द अबव। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको नंबर देना है। नंबरिंग कैसे, मतलब चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई पोटेंशियल और परफॉर्मेंस हम चेक कैसे करेंगे, किस किस पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। नंबर 1 करंट स्किल पावर। करंट स्किल पावर, स्किल पावर क्या होती है कि बंदा पर्टिकुलर अगर किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो उसके अंदर कितनी स्किल्स है, कितने अच्छे से वो उस काम को परफॉर्म करता है, कितने अच्छे से वो उसके रिजल्ट निकाल पाता है, कितना ज़्यादा नॉलेज रखता है बंदा अपने काम के बारे में, है ना। जैसे भाई काफ़ी टाइम हो गया तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी होगी, कितनी जल्दी रिजल्ट देता है, तो ये यहाँ पे उसकी स्किल देखनी है, स्किल। फिर उसकी विल पावर कि भाई ठीक है स्किल तो ठीक है, समझ में आएगी, इसकी विल पावर कितनी है, ये इच्छा शक्ति होती है ना एक तरीके से कि भाई बंदा हर कंडीशन में तैयार है कि सपोज कंपनी के पास थोड़ा सा प्रेशर आया, थोड़ा लोड आया, या आपके पास कोई प्रेशर आया, काम का लोड आया और आपकी टीम हिल जाए। ऐसा नहीं होगा ना कि आपकी टीम के आधे बंदे बोल दीजिए हम तो ये हमारे बस की नहीं है सर, हम तो 12 घंटे काम कर सकते हैं, 14 घंटे का काम 2 घंटे फालतू हम कर ही नहीं सकते। आधे टीम मेंबर्स या आधे टीम आपके काम छोड़ दे या हाथ खड़ा कर देगी जी हमारे बस की नहीं है। तो यहाँ पे विल पावर, यानी कि उस बंदे को आप संडे में भी काम दे दो वो कर लेता है, उस बंदे को आप कभी भी किसी भी टफ से टफ कंडीशन में डाल दो वो कर देता है, अच्छे से कर देता है।
तो ये होती है विल पावर। उसके बाद उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल, ये 4 पैरामीटर्स होते हैं जिस पे हम एक टीम को मतलब टीम को जांचते हैं और परखते हैं कि ये टीम कैपेबल होगी भी या नहीं। तो चलिए, पोटेंशियल परफॉर्मेंस आप समझ गए। पोटेंशियल होती है इच्छा शक्ति, कि भाई बंदे की इच्छा शक्ति कितनी है, और परफॉर्मेंस होती है उसने पीछे कैसा काम किया, यानी कि अगर वो आपके साथ 2-3 साल से काम कर रहा है तो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को देखना, जैसे उसकी अटेंडेंस कैसी रही है, उसका कमिटमेंट कैसा रहा है, उसके आसपास का माहौल उसने कैसे बना के रखा हुआ है, कोई गलत आदत तो नहीं है उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें परफॉर्मेंस में निकल के आ जाती हैं। तो अब हम चलते हैं, सपोज मान लो सबसे पहले हम देखते हैं पहले बच्चे को। आपको 5 बंदे बोले थे मैंने, सबसे पहले हम पहले बच्चे को देखते हैं कि पहला बच्चा क्या इस डिपार्टमेंट के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेम, नाम क्या है, अरुण। मैंने पहला बच्चा उठा लिया, अरुण। अब अरुण को हमने 1 से लेके 10 तक के नंबर्स देने हैं। किस चीज़ में? सबसे पहले देख लेते हैं स्किल पावर में। स्किल पावर, उसके अंदर कितनी स्किल्स है और कितनी ज़्यादा पावरफुल वो परफॉर्म कर पाता है स्किल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे जब हमने चेक किया तो हमारी समझ में आया कि भाई सेल्स एंड मार्केटिंग में जिन जिन स्किल्स की ज़रूरत होती है वो तो ये सब लेके बैठा है। लाइक जैसे निगोशिएशन स्किल इसकी बहुत अच्छी है, बात करने में सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी निगोशिएशन करता है, कस्टमर्स को अच्छे तरीके से समझा के उसको अपने पास आराम से लेके आ जाता है, स्किल बहुत अच्छी है। उसके बाद आपने देखा इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा करता है, यानी कि जो प्रभाव होता है एक बंदे का वो बहुत अच्छा छोड़ता है। बाद में भी क्लाइंट्स इससे हंस खिल के बात करता है, जो एक बारी कनेक्ट हो गया वो दोबारा कहीं और जाता ही नहीं है, तो ये स्किल भी बहुत अच्छी है। उसके बाद गुड लिसनर भी है, बहुत ध्यान से सुनता है। उसके बाद ग्रेट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के नॉलेज की बात करूँ तो वो भी ज़बरदस्त है इसके अंदर, है ना। एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल, मतलब ये चीज़ों को एनालिसिस करता है और फिर डिसीजन भी सेल्फ लेता है। मान लो हर बार बॉस से पूछना, हर बार बॉस से पूछना, हर बारी बॉस से पूछना, वो नहीं है इसके अंदर। ये सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब सेल्फ डिसीजन भी ले लेता है लड़का, ये स्किल भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने ऊपर क्या दिया, मैट्रिक्स, यानी कि नंबर 1 से लेके 10 तक, उसको कितने नंबर आप दोगे और किस बिहाव पे दोगे, क्या है आपके हाथ में उस बच्चे को जो नंबर दोगे। तो यहाँ देखो, यहाँ में कुछ स्किल्स लिखी हुई है, तो यहाँ दोनों डेटा आपके पास आ जाते हैं। पहला डेटा नंबर्स का, कि इसको 1 से लेके 10 तक में कितने नंबर्स आप दोगे। आप 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 5 दोगे, 6, 7, 8, 9, 10, आप जो भी देना चाहो। जैसे मैंने पहली स्किल पे अगर मैं बच्चे को बात करूँ तो मैंने 7 नंबर्स इसको दिए, 10 में से 7, यानी कि 70% का बंदे में पोटेंशियल अवेलेबल है। 70% स्किल के मामले में तो ये 70% मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं करंट विल पावर। करंट विल पावर में अब इसको कितने नंबर मिलते हैं कि भाई चलो ठीक है, बंदा परफॉर्म अच्छा कर रहा है और स्किल भी अच्छी है, काम भी जानता है, लेकिन यार विल, इच्छा शक्ति कितनी है इसकी, मेरे साथ काम कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा कल को। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा ओवर बर्डन इस पे डला और ये हमें रफू चक्कर हो जाए, बाद में पता लगा कि और प्रेशर में आ जाए हम। तो क्योंकि आपकी टीम जितनी मजबूत होगी आपका काम उतना ही सॉलिड होगा। तो यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट पे मेजर करते हैं बच्चे की कि भाई क्या रिजल्ट निकल के आता है। दूसरा पॉइंट है करंट विल पावर। विल पावर मतलब उसकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। अब उसको कैसे देखते हैं, उस पर भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे वर्किंग हार्ड एनी टफ सिचुएशन, कि भाई इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कितने से भी टफ से टफ सिचुएशन में डाल दो, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको दिन में काम करा लो, रात में काम करा लो, संडे में बुला लो, होली दिवाली दशहरा, इसको किसी भी कंडीशन में डाल दो। एटलीस्ट बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, आपने देखा होगा आपकी कंपनीज में या आपके नॉलेज में, जो मतलब जब कोविड का टाइम था उस दौरान भी कंपनीज में काम करने गए थे। उस दौरान जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन वो काम करने गए थे। क्यों? क्योंकि वो या तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो कि यार ये मेरा काम था और मुझको करना पड़ेगा। तो ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं जो एटलीस्ट इस लेवल तक भी सोचते हैं कि जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो, है ना, तो उस टाइम भी आपको ना छोड़े और आपके लिए काम करे। तो वर्किंग हार्ड एंड टफ सिचुएशन, तो उस केस में भी ये लड़का परफेक्ट है सर। 2-3 बार मैंने आजमाया है, मुझे कहीं पे भी कमी नहीं लगी। आपको पता लग गया। दूसरा सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड बंदा कौन होता है कि एक बंदा होता है जिसको चार्ज करना पड़ता है बार बार,
है ना, वो जब तक उसको चार्ज नहीं करेंगे ना वो चलेगा ही नहीं, मतलब जितना बता दोगे उतना ही करेगा, फालतू दिमाग लगाएगा ही नहीं। एक होता है सेल्फ मोटिवेटेड, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, वो जो है ना वो देखता रहता है, समझता रहता है चीज़ों को, और जहाँ पे भी उसको मौका मिलता है वहीं अपना फटाफट किसी की एप्स में कोई ऐसा काम कर दे जो वो बंदा जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं, यानी कि एटलीस्ट वो बंदा नॉलेज रखता है चीज़ों की, उस बंदे को परख है, वो बंदा जानता है चीज़ों को। तो यहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड है ये, इसको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं, इसको एक बार जो काम दे दिया ये उसमें नए नए इनोवेशन करता रहेगा, नई नई क्रिएटिविटी लाता रहेगा, नई नई और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताता रहेगा। बट इसको आपने एक बार जो काम दे दिया ये परफेक्ट रहेगा, लड़का कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं तीसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखा, मेक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ ये जो है ना यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाता, एटलीस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमेशा मोटिवेटेड रहता है और हमेशा रेस्पेक्ट दिखाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कहीं बुराई नहीं करना, अपने स्टाफ्स की कहीं बुराई नहीं सुनना, अपने काम से मतलब रखना, ना किसी के सामने बुराई करना और ना ही किसी से सुनना, फालतू की बहसबाजी, फालतू की चैटबाजी, इनसे कोई इसका लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे भी लड़का बढ़िया। तो अब जैसे यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें लिखी उस लड़के के बारे में, भाई जो जो चीज़ें मुझको मिली डेटा के हिसाब से मैंने वो यहाँ पे लिख दी। तो दूसरे में विल पावर में क्या निकल के आया, विल पावर में निकल के आया कि बंदा हर टफ सिचुएशन में साथ खड़ा है, सेल्फ मोटिवेटेड है ना, और पॉजिटिव एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसका क्रिएटिव है, यानी कि नई नई चीज़ें करता रहता है, कुछ नया अचीव करेगा तुम्हें दिखाएगा, कुछ नया अचीव करेगा तुम्हें दिखाएगा, ऐसे इस काम को करे तो सर ज़्यादा रिजल्ट आ सकता है, थोड़ा सी एक्टिविटी करी आपको दिखाई, आपको अच्छा लगा, तो इस तरीके से भी लड़का करता है। तो यहाँ से पता लगा आपको, यहाँ पे मैंने इसको नंबर दिए 8, कितने नंबर दिए 8। तो करंट विल पावर भी हमें पता लगी है बच्चे की कि भाई इसके अंदर विल पावर बहुत है, बहुत आगे तक की सोच के बैठा है ये बंदा, इतनी आसानी से मतलब हार मानने वाला नहीं है, लड़का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। तो ये जो कंडीशन थी, ये जो सिचुएशन थी, ये मैंने आपको बताई। अब इसी तरीके से पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस क्या होती है कि भाई अब मान लो 2 साल या 3 साल उसने काम किया, तो 2 साल 3 साल का रिकॉर्ड देखो कि क्या उसने कोई ऐसा काम किया था जिसमें उसको माफ़ी मांगनी पड़ी हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी की थी जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचा हो, या ऑर्गेनाइजेशन की छवि को नुकसान पहुंचा हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी की हो जो कि बहुत ज़्यादा बकवास लगी हो लोगों को, कोई इस तरह का कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इसका चेक करो। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये लड़का बहुत अच्छा है भाई, पहले से ही बढ़िया है। दूसरी चीज़ टाइम टेबल क्या है, टाइम से आता है नहीं आता, छुट्टी कितनी लेता है ना, और इसका और काम करने का पैटर्न क्या है, और बाकी और सारी चीज़ें जो भी आप देखना चाहो वो परफॉर्मेंस में, जो क्योंकि ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप चेक कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर पोटेंशियल। अब बात करते हैं फ्यूचर पोटेंशियल कितनी है इस बच्चे की। तो फ्यूचर पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, अगर इन 3 पैरामीटर्स पे बच्चा ज़बरदस्त है और वो चाहता है आपके साथ फ्यूचर बनाना अपना, तो डेफिनेटली वो आप उसको कोई अपॉर्चुनिटी दो, कोई भी काम दो, वो यस बोलेगा, यस बोलेगा, और जैसा ही उसने परफॉर्म किया है अब तक वो उससे बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अरुण एक परफेक्ट बच्चा है, एक परफेक्ट लड़का है जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन 5 बच्चों को आपको देखना है। पहले अरुण को देखो, फिर अरुण, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ हर चीज़ में एटलीस्ट 8 से लेके और 10 के ऊपर, 8 से ऊपर, 7 से नीचे आपको रखना नहीं है, क्योंकि आप एक टीम बिल्ड कर रहे हो और कैपेबल टीम बिल्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं बोलूँगा कि 8 से ऊपर ही लेना, और अगर आप लेना ही चाहते हो तो 7 वाले भी चल जाएंगे और 6 से भी चल जाएंगे अगर एक आध स्किल में, लेकिन ज़्यादातर आप 7 से ऊपर के बंदों को लेना इन 5 में से। तो आपको समझ में आएगा कि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकता है, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकता है बच्चा, और बच्चे में काफ़ी ज़्यादा जोश है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो ये एक फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसको कंपनीज़ में आप यूज़ कीजिए अपनी कंपनी में अपने लिए। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट्स में डाल सकते हैं कि मुझको एक फॉर्मेट चाहिए, तो मैं आपको इसको मेल कर दूंगा या आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ताकि आप इस फॉर्मेट को बनाओ और आराम से ये चीज़ें लिखो।
इसको लिखो प्रॉपर तरीके से। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना, ये हर एक बच्चे के लिए अलग होगा, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सेल्स एंड मार्केटिंग है, हो सकता है आप अकाउंट्स के लिए बनाओ तो यहाँ पे अकाउंट्स आ जाएगा, फिर उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, वो 5 मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आ जाएगी, फिर उसमें कैपेबिलिटी एनालिसिस अलग होंगे, है ना, बंदों के नाम अलग होंगे, तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहेगी। ये आप मान लो पर्टिकुलर तुम अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बनाओगे तो अलग अलग फॉर्मेट यूज़ करना, और अलग अलग बंदों के लिए भी अलग अलग फॉर्मेट को यूज़ करना। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक स्पेशल और एक पावरफुल नॉलेज के साथ होगी। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।